सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल गाइस, होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज की वीडियो में हम अपनी गाड़ी का स्कॉडा लोरा का ड्राइव रिव्यू करने वाले हैं। सो हम जैसे कि पूरे फीचर्स वगैरह सब कुछ बता ही चुके हैं जो पहले की वीडियो है। सो अब इसका ड्राइव रिव्यू की बारी है। सो पहले आपको इसका इंजन भी दिखा देते हैं, स्टार्टअप वगैरह दिखा देते हैं, फिर चलते हैं ड्राइव पे। सो इंजन बे खोलने के लिए यहाँ पे लेवर दिया हुआ है, यहाँ से हमने खोला और यहाँ पे हैंडल से लैच से ऊपर कर दिया। अब ये जो इंजन है ये है 1.9 लीटर TDI मोटर और इट प्रोड्यूसेस समवेयर अराउंड 110 हॉर्स पावर। और टॉर्क की बात करें तो 250 Nm ऑफ टॉर्क। ठीक है, ये 4 सिलेंडर इंजन है। और बात करें इसके साथ क्या क्या ऑप्शन आते थे, इसके साथ एक पेट्रोल टर्बो इंजन था जो कि 2 लीटर टर्बो इंजन था, वो प्रोड्यूस करता था 160 हॉर्स पावर, बट ये डीजल वेरिएंट है। और लेटर इन द डेज़ इसमें एक 2 लीटर का इंजन भी आया था, फिर वो जो फेसलिफ्ट मॉडल था उसमें आया था 2 लीटर इंजन। और अब आपको इसका स्टार्टअप दिखा देते हैं। देखो, स्टार्टअप हो गई गाड़ी है, सिंगल सेल्फ में स्टार्ट हो गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे एयर बॉक्स होता है इसका, जो कि मिसिंग है। जब हमने गाड़ी ली थी तब से ही मिसिंग है एयर बॉक्स। इसका वैसे ऐसा कोई काम नहीं है, बस ये जो गाड़ी की जो साउंड है उसको कम करता है। अब रैप करके दिखा देते हैं आपको साउंड। अब लेके चलते हैं इसको ड्राइव पे। तो वैसे हम ड्राइव में निकल चुके हैं। अब जैसे कि हम इसका एक्सपीरियंस तो शेयर करेंगे जो ड्राइव का है, और इसकी सर्विस की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो सब भी बताएंगे आपको, और इसका एवरेज भी दिखा देंगे कि कितना एवरेज देती है शहर में चलने में। सो गाइस, बात कर लेते हैं कि जो गाड़ी के जो सस्पेंशन वगैरह है वो कैसा फील कैसे रहता है। सो बात सस्पेंशन का ऐसा है कि सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ है, आपको जो भी छोटा मोटा गड्ढा भी आएगा वो भी फील होगा। बट इसका जो स्टिफ सस्पेंशन का, इसका हमें फ़ायदा लगता है हाईवे स्पीड्स पे। जैसे हाईवे पे हम जाते हैं तो गाड़ी बिल्कुल चिपक के चलती है सड़क से, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि गाड़ी जैसे हाईवे पे ऐसे बाउंस करती है। कुछ गाड़ी जिनके सस्पेंशन सॉफ्ट होता है, तो वो इसमें केस नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं है। बस शहर में थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट है। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी हम, रोड थोड़ी ख़राब है तो काफ़ी पता चल रहा है कि हाँ गड्ढे हैं, सड़क ख़राब है। ये सस्पेंशन की बात रही तो, और सस्पेंशन का जैसे इसका सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ है तो इसका फ़ायदा हमें, जैसे हम माउंटेन्स में, पहाड़ों में ड्राइव करते हैं तो उसमें बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि गाड़ी में बॉडी रोल ख़त्म हो जाता है उस चीज़ से। जैसे हम शिमला से आते हुए भी हमने चलाई थी इसे पहाड़ों में, तो जो ड्राइव क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया रहती है। जैसे आप 50-60 की स्पीड पे कॉर्नरिंग करेंगे तो काफ़ी कॉन्फिडेंस इंस्पायर करती है गाड़ी। अब बात आती है स्टीयरिंग रिस्पॉन्स की। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा डायरेक्ट है। स्टीयरिंग में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि स्टीयरिंग में फीडबैक नहीं है, बहुत ज़्यादा फीडबैक है। आपको पता चलेगा कि कितना आप मोड़ रहे हो, तो मतलब बिल्कुल भी ओवर स्टेयर नहीं है गाड़ी में और अंडर स्टेयर भी बिल्कुल भी नहीं है, एकदम डायरेक्ट स्टीयरिंग है। जितना मोड़ेंगे उतना ही गाड़ी मुड़ जाएगी। जैसे कुछ आजकल जैसे Hyundai वगैरह है तो इनमें स्टीयरिंग सॉफ्ट बहुत होते हैं, कन्वीनियंस काफ़ी रहती है, बट बात क्या है कि जो फीडबैक है वो इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन इसका स्टीयरिंग, जैसे इसका स्टीयरिंग है, फीडबैक बहुत अच्छा है, बट थोड़ा सा हार्ड होता है इनका स्टीयरिंग। अगर आप कंपेयर करें होंडा की किसी भी कार से या क्रेटा वगैरह से, आजकल की जो भी गाड़ियाँ आ रही है उनसे इसका स्टीयरिंग काफ़ी हार्ड लगेगा आपको। गियर बॉक्स की, इसमें हमें 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है और गियर शिफ्ट्स बहुत स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं होती है स्मूथ में। आप देख सकते हैं बहुत आराम से लग सकते हैं, मैं चाहूँ एक फिंगर से भी लगा सकता हूँ। ये देखो, बहुत स्मूथ गियर शिफ्ट्स हैं, ठीक है। और रिवर्स इसका थोड़ा वैसे आगे को लगता है, रिवर्स थोड़ा मतलब इसको प्रेस करके और आगे को रिवर्स लग जाता है, जैसे जहाँ पे फर्स्ट गियर लगता है। अब बात कर लेते हैं इन गियर एक्सेलरेशन की। इन गियर एक्सेलरेशन बहुत बढ़िया है। मतलब जैसे अगर सपोज़ हमारी गाड़ी, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, 3rd गियर में चल रही है अभी, यहाँ पे स्पीडोमीटर 3rd गियर में है और अराउंड 15 मतलब 1300 RPMs है। अब अगर मैं एक्सेलरेट करूँगा एकदम, ये देखो कितनी जल्दी पेस पकड़ती है गाड़ी, मतलब बिल्कुल भी टर्बो लैग आपको महसूस होगा ही नहीं कि इसमें गाड़ी में टर्बो लैग जैसी कुछ चीज़ भी है। तो टर्बो लैग नाम की कुछ भी चीज़ नहीं है इसमें, मतलब ऐसा लगेगा आपकी नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी चला रहे हो। और इन गियर एक्सेलरेशन भी जो फर्स्ट गियर है, इसका फर्स्ट गियर बहुत ज़्यादा पंची है। फर्स्ट गियर में आपको मतलब आप सीटों में चिपके रहोगे बिल्कुल, इतनी पावर है इसके फर्स्ट गियर में। और बात करते हैं सेकंड और थर्ड गियर,
सेकंड और थर्ड गियर इक्वली गुड है, कोई दिक्कत नहीं है उनमें भी। और जो फिफ्थ गियर में है आराम से आप 100 की स्पीड 120 की स्पीड मेंटेन कर सकते हो अराउंड 2000 से 2500 आरपीएम। सो माइलेज भी इस हिसाब से ठीक निकाल देती है गाड़ी। सो गाइस जैसे आपको दिख रहा होगा अभी हम गाड़ी लगभग 2 से 3 किलोमीटर लगभग चला के लाए हैं और गाड़ी 9 का एवरेज दे रही है। धीरे धीरे बढ़ जाएगा हम जैसे जैसे चला रहे हैं। और पावर की आपको एक बात बताऊं कि पावर जैसे इसमें 105 से 110 के बीच कुछ पावर हॉर्स पावर है। सो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये 110 या 105 हॉर्स पावर है, आपको ऐसा ही लगेगा चलाने में कि ये इससे ऊपर के सेगमेंट की गाड़ी है। हमेशा ऐसे लगेगा कि जैसे ये इसमें 120 या 30 हॉर्स पावर है, क्योंकि आपको पता है फोक्सवैगन ग्रुप की जो कार्स है, अगर आपको पता हो कि इनकी जो पावर होती है, जो पावर फिगर जो लोग शेयर करते हैं टू द व्हील्स होती है। जैसे 110 हॉर्स पावर है तो अगर हम इसे डायनो पे ले जाएंगे तो 110 हॉर्स पावर इसके व्हील्स पे निकलेगी। लेकिन अब तो शायद ना निकले क्योंकि ये काफ़ी गाड़ी चल चुकी है तो पावर लॉसेस वगैरह काफ़ी हो गए होंगे अब तक। लेकिन इनकी गाड़ियों में यही खासियत है कि जो पावर फिगर्स ये लोग शेयर करते हैं ऑडी, फोक्सवैगन और स्कोडा ग्रुप के, तो इनमें जो पावर होती है वो टू द व्हील्स होती है और बाकी जो कंपनियां शेयर करती हैं वो होती है टू द क्रैंक। तो पावर वाइज अगर आप इस गाड़ी को खरीदते हैं तो पावर वाइज या मतलब ड्राइव क्वालिटी के लिए अगर आपको गाड़ी खरीदनी है सो हमारी तरफ से थम्स अप है, क्योंकि ड्राइव क्वालिटी में अगर आप इसको चलाते हैं आजकल जैसे गाड़ियाँ Hyundai i20 है, जैसे हम पे i20 है, हमने होंडा सिटी भी ड्राइव की है, क्रेटा भी ड्राइव की है, ब्रेजा भी ड्राइव की है। सो उनमें और इसकी ड्राइव क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे लोग बोलते हैं कि हाँ स्कोडा ऐसी चलती है वैसी चलती है, सो वो लोग सही बोलते हैं, कुछ बात है तभी लोग बोलते हैं कि स्कोडा ऐसी चलती है। तो गाइस जब इसकी ब्रेकिंग की बात कर लेते हैं तो इसमें ब्रेकिंग में चारों डिस्क मिलते हैं। सो उससे जैसे चारों डिस्क हमें मिलते हैं तो चारों डिस्क से हमें काफ़ी फ़ायदा मिल जाता है, क्योंकि जो गाड़ी की स्टॉपिंग पावर है वो बहुत बेटर हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अगर हमें सिर्फ फ्रंट 2 डिस्क मिलते हैं। सो उससे इसमें काफ़ी बेटर स्टॉपिंग पावर है। जैसे मैं आपको अगर थोड़ा सा दिखाऊं, ये देखो बहुत पंची ब्रेक्स हैं, मतलब हल्का सा टच करते ही गाड़ी रुकने को हो जाती है। और बात करें ABS की, ABS भी बहुत रिस्पॉन्सिव है। सो ब्रेकिंग वाइज कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में। अब आपको इसका एक्सेलरेशन दिखा देते हैं एक बार, कैसा एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन दिखा देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे थोड़ी सी खाली सड़क है। तब जैसे मैं कह रहा था फर्स्ट गियर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अब देखना। तो वैसे आपने देखा ही होगा कैसा एक्सेलरेशन है गाड़ी का, बहुत ही कमाल भागती है एकदम। सो गाइस एक्सेलरेशन आपने देखा कैसा एक्सेलरेशन था। थर्ड गियर में गाड़ी 110 टच कर गई थी और टाइम का तो नहीं पता कि कितनी देर में चढ़ी है। 0 to 100 की हम कोई अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पूरा टेस्ट करेंगे कि कितनी देर में 0 to 100 चढ़नी चाहिए गाड़ी। इसको भी टेस्ट करेंगे और i20 को भी टेस्ट करेंगे। सो गाइज ये जो मैं अभी हमने एक्सेलरेशन टेस्ट किया था, ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन में किया था। ट्रैक्शन कंट्रोल अगर ऑफ में करेंगे तो और बेटर परफॉर्म करेगी गाड़ी, क्योंकि उसमें जो गाड़ी भागती है और फ्रीली भागती है, कोई उसमें रुकावट नहीं होती है। जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल थोड़ा कंट्रोल करता है टायर्स को स्लिप वगैरह होने से। सो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन था इस बार। अब मोस्टली हमने इसमें आपका ड्राइव का सब कुछ कवर कर ही लिया है। सस्पेंशन हो गया, ब्रेकिंग हो गई है, स्टीयरिंग फीडबैक हो गया है और एक्सेलरेशन भी आपको दिखाई दिया है। बाकी स्टेबिलिटी हमने आपको बताई दी है। और एक और चीज़ रह गई, वो है हमारा NVH लेवल्स इस गाड़ी के इतने अच्छे नहीं है टू बी फ्रैंक, कि मतलब आपको जो बाहर की नॉइज़ है वो अंदर फिल्टर होके आती ही है, और इंजन नॉइज़ भी काफ़ी आती है अंदर। सो क्योंकि इनके जो स्कोडा के इंजन है, स्कोडा फोक्सवैगन के इंजन है, एज सच कुछ रिफाइंड नहीं होते हैं। हाँ पावर वगैरह अच्छी देते हैं और आपको ड्राइवेबिलिटी अच्छी मिलती है, बट NVH लेवल्स के लिए कुछ खास है नहीं इस गाड़ी में। अगर हम कंपेयर करें अपनी i20 से, उसके NVH लेवल्स वे बेटर है इससे। उसमें आपको पता ही नहीं चलता कि बाहर क्या चल रहा है, इसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ पीछे कोई आ रहा है वो सब।
और इंजन की नॉइज़ भी काफ़ी है। और जैसे सस्पेंशन वगैरह है, इसमें सस्पेंशन में भी ऐसा है कि हल्का बहुत गड्ढा आता है तो आपको पता चल जाएगा कि सस्पेंशन से आवाज़ आती है, मतलब खट 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 आवाज़ आती है कि गड्ढा है वहाँ पे। सो गाइस ये सब तो हमने आपको बता दिया है कि कैसा ड्राइविंग एक्सपीरियंस वगैरह है। सो ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। अगर 2007 के हिसाब से हम लगाएं, 2007 के अगर आप आज की भी कोई गाड़ी चलाओगे तो उनसे भी एक काफ़ी बेटर ड्राइव करती है, टू बी इन माई फ्रैंक ओपिनियन। सो अब हम आपको इसकी सर्विसिंग के बारे में बता देते हैं। अगर आप इसे लेते हैं, इन गाड़ियों को लेते हैं, तो इनकी सर्विसिंग हाँ आपको थोड़ी महंगी पड़ेगी, बट वो चीज़ उसमें कॉम्पनसेट हो जाती है कि इनकी सर्विसिंग 15,000 किलोमीटर्स पे होती है एज़ कम्पेयर टू आजकल की गाड़ियाँ जिनकी सर्विसिंग होती है, आजकल के नॉर्मल जो भी गाड़ियाँ होती हैं उनकी सर्विसिंग होती है अराउंड 10,000 किलोमीटर्स के अंदर। इसकी होती है 15,000 किलोमीटर्स में। अभी हमने इसकी रिसेंट सर्विस कराई थी, खैर हमने तो उसको पर्सनल गैराज पे कराई थी तो किसी हमारे जानने वाले के, सो उसमें हमारी ज़्यादा खर्चा नहीं आया था, हमने सिर्फ तेल वगैरह डलवाया था इसमें। और बात रही अगर हम स्कोडा से सर्विस कराते हैं तो आज भी इसकी सर्विसिंग कॉस्ट हमें अराउंड 12,000 के आसपास पड़ेगी। उसमें ऑयल हो गया, हमारा एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, डीजल फिल्टर, ये सब फिल्टर्स को इंक्लूड करके अराउंड 12,000 रुपीज़ इसकी सर्विस कॉस्ट करेगी। अब बात कर लेते हैं इंश्योरेंस की। अब जैसे कि 15 साल पुरानी हो चुकी है तो इंश्योरेंस का आपको बता रहा था। इंश्योरेंस में ऐसा है, हमने अभी हमने कोशिश की थी फर्स्ट पार्टी का, बट फर्स्ट पार्टी मिला नहीं क्योंकि इतनी पुरानी गाड़ी का फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस मिलता नहीं है, मतलब जीरो टाइप जो इंश्योरेंस होता है वो नहीं मिलता है। तो हमने इसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराया। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की कॉस्ट भी हमें इसकी 10,000 रुपीज़ आई है। तो आप लगा सकते हैं कि और अगर हम फर्स्ट पार्टी की बात करें, अगर हम फर्स्ट पार्टी हमने इसकी कॉस्ट चेक करी थी, अगर इसका होता तो अराउंड 40,000 रुपीज़ का इसका फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होता है, जो जीरो डेप इंश्योरेंस होता है। सो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराया हमने इसका, जो कि 10,000 रुपीज़ हमें कॉस्ट किया है। अब बात कर लेते हैं जो बाकी मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, जैसे ब्रेकिंग हो गई, ब्रेक पैड्स हो गए, या फिर हमारा सस्पेंशन के कंपोनेंट्स हो गए। अब जब हमने गाड़ी ली थी तो इसका सस्पेंशन ख़राब था, इसके जो टायर रॉड्स, लिंक रॉड्स वगैरह थी, या काफ़ी चीज़ें थी, इसकी बुशिंग भी खराब, बुशिंग वगैरह बिल्कुल ख़राब हो रखी थी, मतलब गाड़ी कंट्रोल में ही नहीं हो रही थी। जैसे 60-70 की स्पीड पे भी गाड़ी ऐसा लग रहा था कि आउट ऑफ कंट्रोल है। सो हमने इसका सस्पेंशन भी कराया था। अब सस्पेंशन हमने जो कराया था, हमने वो भी हमने अपनी पर्सनल वर्कशॉप से ही कराया था, जो कि हमारे जानने वाले में ही है, उससे ही कराया था। और बात रही हमारी लेबर की, तो मैं आपको नहीं बता सकता कि लेबर में कितना पे किया था। और जो पार्ट्स थे, सिर्फ पार्ट्स हमारे 7,000 to 8,000 के पार्ट्स आए थे, जो कि हमने वेरियस जगहों से सोर्स किए थे। कोई हमने देहरादून से लिए थे कुछ पार्ट्स हमने बाहर से दिल्ली साइड से मंगाए थे। सो उस हिसाब से हमने पार्ट्स सोर्स किए थे, तब जाके हमें इतना पड़ा है। बाकी अगर आप नॉर्मली किसी उस पर वर्कशॉप वगैरह पे जाके इसका सस्पेंशन कराओगे, सो अराउंड 20,000 to 30,000 का खर्चा आना ही आना है। वो तो उस चीज़ का बजट बना के चलना, अगर इस गाड़ी में सस्पेंशन का खर्चा आएगा तो। अब सस्पेंशन की भी बात हो गई है, तो अब आपको एक और चीज़ बताते हैं कि जब हमने गाड़ी ली तो कुछ दिक्कतें थी इस गाड़ी में जो हमने सही कराई हैं। जैसे इसका सिलेंसर थोड़ा सा फटा हुआ था, वो हमने दोबारा सही कराया। मतलब हमने इसमें दिमाग से काम कराया, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो भी पार्ट ख़राब है वो नया डलवा दिया। अब जैसे इसका जो सिलेंसर, हल्का सा सिलेंसर का बेंड पाइप था वो ख़राब था, वो फटा हुआ था, जो जाली होती है रेजोनेटर की, तो वो हमने चेंज ना करा के हमने कबाड़ी में ही पता किया था, वो भी हमें अराउंड 10,000 रुपीज़ की पड़ रही थी। सो हमने वो भी रिपेयर कराई, अराउंड 600 to 800 के बीच हमारी जो जाली है वो रिपेयर हो गई थी, और गाड़ी अभी तक फर्स्ट क्लास चल रही है उसी एग्जॉस्ट पे। और हमने कुछ, जैसे हमको बताया सस्पेंशन में दिक्कत थी, हमने सर्विस कराई है। तो ये सब चीज़ें तो बेसिक थी कि सर्विसिंग बेसिक हो गई। और कुछ चीज़ें, क्योंकि हम पुरानी गाड़ी लेते तो वेयर एंड टेयर तो हमें डेफिनेटली मिलेगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। और बात रही सस्पेंशन भी हमने कराया। सस्पेंशन के बाद हमारे जो गाड़ी में मेन दिक्कत थी वो थी कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की, क्योंकि क्या था, जब हमने गाड़ी ली थी तो ओनर के पास अराउंड 6 मंथ से बस ऐसे ही खड़ी थी, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें जाम हो गई थी। जैसे इलेक्ट्रिक सीट आगे पीछे नहीं हो रही थी, या कुछ कंट्रोल्स हो गए, वाला जो लॉक एंड लॉक का बटन है, लॉक एंड लॉक का बटन नहीं चल रहा था, और इसके पीछे के स्पीकर खराब थे। तो कुछ चीज़ें थी जो हमने रिपेयर कराई है सेकेंड हैंड में, तो वो हमारा ज़्यादा खर्चा नहीं आया उनमें, वो भी अपने जान पहचान में रिपेयर कराई है। तो वो अगर मैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक्स का खर्चा लगाऊं, सो 5,000 to 6,000 में इलेक्ट्रॉनिक्स इसकी रिपेयर हो जानी चाहिए अगर आप इसे सेकेंड हैंड भी लेते हैं। बाकी इंजन की बात रही, इंजन में इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, इंजन आज भी फर्स्ट क्लास चल रहा है।
और इंजन वाइज इन गाड़ियों में वैसे भी दिक्कत आती नहीं है। अगर कोई सेकेंड हैंड प्लान भी कर रहा है तो इंजन में इनमें कोई दिक्कत नहीं आती है। इनमें जो दिक्कत मेनली आती है वो आती है इलेक्ट्रॉनिक्स की। इलेक्ट्रॉनिक्स और सस्पेंशन इन गाड़ियों का मेन कंपोनेंट होता है। और जो इस गाड़ी का स्पेसिफिकली लॉरा का, इसमें एसी की बहुत दिक्कत होती है लोगों को। सो अगर आप ले रहे हैं तो एसी हमेशा चेक करके लें, क्योंकि इनमें एसी का जो कंडेंसर होता है वो वीक होता है इन गाड़ियों का। सो एसी हमेशा चेक करके लेना है आपको। बाकी एज सच इस गाड़ी पे कोई दिक्कत नहीं है, बस लोग इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट से ही थोड़ा घबराते हैं, क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट इसमें जैसे हमने आपको बताया सस्पेंशन हमें कराना पड़ गया और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स हमें कराने पड़ गए। सो बस यही बात है इस गाड़ी की। सो गाइज ये सब कुछ हमने आपको बता दिया इस गाड़ी के बारे में, जो जो हो सकता था। अगर कुछ रह गया होगा तो नेक्स्ट किसी वीडियो में कवर कर लेंगे वो चीज़। बाकी मोस्टली अगर इस गाड़ी को प्लान कर रहे हो, ये या फिर किसी भी स्कोडा ग्रुप की गाड़ी जैसे सुपर्ब हो गई, ऑक्टाविया हो गई, अगर आप प्लान कर रहे हो तो कर सकते हो। लेकिन ये गाड़ियाँ आपको चीप तो मिल जाएंगी, लेकिन उसके ऊपर आपको खर्चा ज़रूर करना पड़ेगा। तो अगर आप सपोज 1.5 लाख की गाड़ी लेते हो तो 50,000 रुपये अपनी जेब में रखो इस गाड़ी पे लगाने के लिए, ताकि आप इसे प्रॉपर्ली चला सको। नहीं तो आप चक्कर ही काटते रहोगे वर्कशॉप्स पे। और अगर आपको मेंटेनेंस फ्री कार चाहिए तो ये गाड़ी आपके लिए नहीं है। फिर आपको मारुति स्विफ्ट या Hyundai i20 इसी साइड जाना पड़ेगा इन गाड़ियों के लिए। ये गाड़ियाँ सिर्फ ड्राइवर ओरिएंटेड है। अगर आपको ड्राइविंग प्लेजर चाहिए, सिर्फ ड्राइविंग फील और फीचर्स भी आपको इसमें काफ़ी मिल जाएंगे, बट फिर उनका मेंटेनेंस होता है। सो अगर ड्राइविंग फील चाहिए तो ये गाड़ी डेफिनेटली आपके लिए है। सो इसी नोट पे आज की वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट इसी ऐसी वीडियो में। सो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो गाइस एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।